नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी समुद्री नियम पर बात करने वाले हैं। कॉल रिग्स का रूल 18 यानी जहाज़ों के बीच जिम्मेदारी का क्रम। और हमारी ये बातचीत कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के नोट्स पर आधारित है। हाँ, इसे तैयार करने में एआई की भी मदद ली गई है, ये बताना ज़रूरी है। तो मकसद है इस नियम को आसान भाषा में समझना। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई गाइडलाइन या सुझाव भर नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, मतलब मानना ही है। अच्छा, तो सोचिए समुद्र में इतने सारे अलग अलग तरह के जहाज, कोई बड़ा टैंकर, कोई हवा से चलने वाली नाव, कोई मछली पकड़ रहा है, तो फिर कौन किसे रास्ता देगा? यहीं पर ये नियम 18 काम आता है ना? जी हाँ, ये नियम एक तरह से समुद्र में पावर का या कहें वरीयता का क्रम तय करता है। सिद्धांत बहुत सीधा सा है। जो जहाज कम हरकत कर सकता है या ज्यादा बाधित है, उसे प्राथमिकता मिलेगी। ये वरीयता क्रम, हायरार्की, ये वाकई दिलचस्प है। तो ये नियम जहाजों को बांटता कैसे है? मतलब कौन किससे ऊपर है? इसको समझने के लिए मोटे तौर पर 5 श्रेणियां हैं। हम सबसे कम प्राथमिकता वाले से शुरू करते हैं। ठीक है। नंबर 1 पर हैं पावर ड्रिवन वेसल, मतलब इंजन से चलने वाले आम जहाज, जैसे कार्गो शिप, टैंकर। ये सबसे आसानी से रास्ता बदल सकते हैं, तो इन्हें लगभग बाकी सबको रास्ता देना होता है। अच्छा, मतलब ये सबसे नीचे हुए इस क्रम में। हाँ, एक तरह से। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं सेलिंग वेसल, यानी पाल वाली नावें। क्योंकि ये हवा पर निर्भर हैं, तो इन्हें पावर ड्रिवन जहाजों पर प्राथमिकता मिलती है। ठीक है, पावर ड्रिवन, फिर सेलिंग। इसके बाद आते हैं फिशिंग वेसल। लेकिन यहाँ एक पेच है। पेच? कैसा पेच? मतलब ये प्राथमिकता तभी मिलेगी जब वो जहाज वाकई मछली पकड़ने के काम में लगा हो, जाल फैलाना, समेटना, उस तरह के काम में। अच्छा, सिर्फ मछली पकड़ने वाला जहाज होना काफी नहीं, उसका उस वक्त मछली पकड़ने में व्यस्त होना जरूरी है। बिल्कुल। रात में इनकी एक खास पहचान भी होती है। ऊपर सफेद और नीचे लाल बत्ती, व्हाइट ओवर रेड। व्हाइट ओवर रेड? हाँ, फिशिंग। ठीक है। और इनसे ऊपर? इनसे ऊपर हैं नॉट अंडर कमांड या NUC जहाज। ये वो हैं जो किसी वजह से, जैसे इंजन फेल हो गया या स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा, तो वो नियंत्रण में नहीं है। ओहो, तो ये तो काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। रात में इनकी पहचान होती है 2 लाल बत्तियां, एक के नीचे एक, 2 वर्टिकल रेड लाइट्स। इन्हें देखकर सबको सावधान हो जाना चाहिए। और सबसे ऊपर कौन है फिर, मतलब टॉप पर? सबसे ऊपर, जिन्हें लगभग सभी को रास्ता देना होता है, वो हैं रैम वेसल। रैम? हाँ, रैम यानी रिस्ट्रिक्टेड इन एबिलिटी टू मैन्यूवर। ये वो जहाज हैं जो अपने काम की प्रकृति की वजह से आसानी से रास्ता बदल ही नहीं सकते। जैसे कि? कोई उदाहरण? जैसे कोई समुद्र में केबल बिछा रहा है, या ड्रेजिंग कर रहा है, या सर्वे का काम चल रहा है, वो अपनी जगह से ज्यादा हिल नहीं सकते। समझ गई। और इनकी पहचान लाइट्स? जी, रात में इनकी पहचान है लाल सफेद लाल बत्ती, एक के नीचे एक, रेड व्हाइट रेड इन अ वर्टिकल लाइन। ये सबसे ऊपर है वरीयता में। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा सुपर टैंकर भी, अगर रास्ते में कोई छोटा जहाज है जो रैम कैटेगरी में आता है या NUC है या मछली पकड़ रहा है, तो उस बड़े टैंकर को रास्ता देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। नियम तो यही कहता है। भली सुनने में थोड़ा अजीब लगेगी, इतना बड़ा जहाज एक छोटे से। हाँ, वही मैं सोच रही थी। लेकिन सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। और आपको बताऊं, कई दुर्घटनाएं इसी नियम को नजरअंदाज करने से हुई हैं। अक्सर बड़े जहाजों के ब्रिज पर बैठे लोग सोचते हैं, अरे वो छोटा वाला हट जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, और यहीं पर रूल 18 के साथ साथ रूल 5 यानी सही लुकआउट या निगरानी रखने का नियम, वो भी टूट जाता है। जैसे एक केस था MV प्राइड और एक फिशिंग ट्रॉलर का। कार्गो शिप ने रास्ता नहीं दिया, शायद सोचा होगा ट्रॉलर हट जाएगा, और टक्कर हो गई। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब नियम जानना और उसे मानना दोनों अलग बातें हो सकती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और उनका रवैया काम आता है। और फिर एक्ट करो। सिर्फ देखना नहीं, रात में लाइट्स, दिन में शेप्स देखकर तुरंत पहचानना कि सामने वाला जहाज किस कैटेगरी का है और उसका मतलब क्या है। जैसे 2 लाल बत्ती दिखी, दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, NUC, मुझे रास्ता देना है, दूर रहना है। ये एकदम रिफ्लेक्स जैसा हो जाना चाहिए। सही कहा, पहचानना और तुरंत सही एक्शन लेना। और सीनियर ऑफिसर्स के लिए? सीनियर ऑफिसर्स के लिए सलाह है, अगर शक है तो सुरक्षित रास्ता अपनाओ, डाउट में हो तो सेफ रहो। मतलब अगर आपको सामने वाले जहाज की स्थिति या उसके इरादे पर जरा भी शक है, भले ही नियम से रास्ता आपका बनता हो, रिस्क लेने से बेहतर है कि आप रास्ता दे दें या अपनी स्पीड कम कर लें। सेफ्टी पहले। हाँ, ये बात तो हमेशा लागू होती है समुद्र में।
और हाँ, VHF रेडियो पर साफ और संक्षिप्त कम्युनिकेशन करना भी बहुत मदद करता है। समय रहते बात कर ली तो गलतफहमी दूर हो जाती है। और हर एक्शन लॉग बुक में जरूर लिखें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर, जैसा कैप्टन चौहान के नोट्स में भी जिक्र है, समुद्र में सुरक्षा सिर्फ नियमों को जानने भर से नहीं आती, बल्कि उनकी गहरी समझ और उन्हें सही तरह से लागू करने के रवैये से आती है। नियम 18 कोई सुझाव नहीं, ये जीवन बचाने वाला कानून है। एकदम सही कहा। और यहाँ एक सवाल भी मन में आता है सोचने के लिए कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, रिमोट से चलने वाले जहाज आ रहे हैं, तो क्या ये नियम जो काफी हद तक इंसान की समझ और निर्णय पर टिके हैं, क्या ये भविष्य में भी ऐसे ही काम करेंगे, या हमें तकनीक के हिसाब से इनमें बदलाव लाने होंगे? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है भविष्य के लिए। वैसे आज की हमारी यह चर्चा केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए थी। वास्तविक समुद्री यात्रा या नेविगेशन के लिए हमेशा IMO के आधिकारिक COLRGS दस्तावेज, अपनी कंपनी की पॉलिसीज और जहाज के मैनुअल का ही पालन करें। नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर समुद्री घटना की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे नेविगेशन का एक बहुत जरूरी नियम 18 नजरअंदाज किया गया। जी, ये घटना है 12 मार्च 2019 की, अटलांटिक महासागर में। हाँ, जब कार्गो शिप MV आर्गो और एक मछली पकड़ने वाला जहाज FV सीहॉक टकरा गए थे। और हमारी जानकारी का आधार है IMO की रिपोर्ट्स, MAIB और USCG की जांच। बहुत विश्वसनीय स्रोत हैं ये। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद है ये समझना कि आखिर हुआ क्या था, नियम 18 का उल्लंघन कैसे हुआ, मतलब ये जो जहाजों के बीच रास्ते के अधिकार वाला नियम है। हाँ, और इससे क्या सबक मिलते हैं, बहुत जरूरी है ये। तो हुआ यूं कि FV सीहॉक वो मछली पकड़ने में लगा हुआ था। जी, और उसकी लाइट्स भी थी नियम 26 के हिसाब से, लाल पर सफेद बत्ती। और दूसरी तरफ से MV आर्गो एक बड़ा सा कंटेनर शिप करीब 18 नॉट की रफ्तार से आ रहा था। तेजी से, हाँ, 18 नॉट मतलब काफी तेज। यहीं पर पहली गड़बड़ हुई है ना। हाँ, आर्गो की जो ब्रिज टीम थी, उन्होंने सीहॉक को पहचाना नहीं ठीक से। बिल्कुल। उन्होंने उसे एक सामान्य पावर ड्रिवन जहाज समझ लिया, ये नहीं समझा कि वो मछली पकड़ रहा है। और इसीलिए नियम 18 के तहत रास्ता नहीं दिया। जबकि नियम तो साफ कहता है कि पावर ड्रिवन जहाज को फिशिंग वेसल को रास्ता देना होगा। और दूरी कम होती गई, 5 नॉटिकल मील से भी कम रह गई। बहुत खतरनाक स्थिति बन गई थी। और टक्कर हो गई जब CPA मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच सिर्फ 0.2 नॉटिकल मील रह गया। सोचिए कितना कम फासला। उस वक्त सीहॉक ने शायद आखिरी कोशिश में नियम 17C के तहत तेजी से मोड़ा भी। हाँ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, टक्कर हो गई। तो अभी समझते हैं कि नियम 18 के लिहाज से चूक कहाँ हुई, असल में क्या कारण थे। देखिए, कई चीजें थीं। पहला तो जैसा आपने कहा, पहचान की गलती। आर्गो के रडार ऑपरेटर ने AIS पर उसे सही तरह से मार्क नहीं किया, मतलब फिशिंग वेसल के तौर पर नहीं दिखाया। अच्छा, और रात का समय था तो लाइट्स का भी इशू रहा होगा। हाँ, मुमकिन है कि वो जो खास लाल सफेद बत्तियां थीं, वो दूर से उतनी साफ न दिखी हों या उन पर ध्यान न दिया गया हो। और दूसरी बड़ी चूक? दूसरी और शायद सबसे गंभीर चूक थी नियम 18 का जो पदानुक्रम है, जो हायरार्की है, उसे नजरअंदाज करना। मतलब वो क्रम कि किसे पहले रास्ता मिलेगा। बिल्कुल, रैम नोक, फिर फिशिंग, फिर सेलिंग और सबसे आखिर में पावर ड्रिवन। अर्गो तो पावर ड्रिवन था, तो उसे हर हाल में सीहॉक को रास्ता देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। और तीसरी बात? संवाद की कमी, कम्युनिकेशन फेलियर। VHF रेडियो पर कोई संपर्क करने की कोशिश ही नहीं हुई। कमाल है, उन्होंने बस मान लिया कि छोटा जहाज है, हट जाएगा। ऐसा ही लगता है। और ये धारणा, ये कि वो हट जाएगा, ये बहुत खतरनाक होती है समुद्र में। तो ये तो साफ तौर पर लापरवाही हुई है ना, VHF का इस्तेमाल ना करना। हाँ, निश्चित रूप से। कोलरेग्स कहते हैं टक्कर से बचने के लिए हर साधन का इस्तेमाल करें, इसमें VHF भी शामिल है। ये धारणा बनाना ही लापरवाही है। और इस लापरवाही, इस चूक के नतीजे बहुत भयानक थे। हाँ, बहुत दुखद। FV सीहॉक टक्कर के बाद 2 हिस्सों में टूट गया और उसमें सवार 5 मछुआरों की जान चली गई। थोड़ा रुककर। जी। और MV आर्गो को भी नुकसान हुआ, उसका अगला हिस्सा डैमेज हुआ। हाँ। और करीब 200 कंटेनर समुद्र में गिर गए। उससे फिर तेल रिसाव का खतरा भी बना, पर्यावरण को भी नुकसान। बाद में जब USCG ने जांच की, हाँ, तो इसे सोलास के चैप्टर 5 का उल्लंघन माना गया, सेफ नेविगेशन का उल्लंघन। सही। और सजा भी हुई। आर्गो के कैप्टन का लाइसेंस रद्द हुआ और कंपनी पर भी भारी जुर्माना लगा, करीब 50 करोड़ रुपए का। तो इस पूरी दुखद घटना से कुछ सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए, बहुत जरूरी सबक। हाँ, क्या है वो मुख्य सबक? देखिए, कम से कम 5 बातें तो हैं।
पहला, लाइट्स की सही पहचान। फिशिंग की लाइट क्या है, रैम की क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, AIS पर हर टारगेट को सही से पहचानना और क्लासिफाई करना। सिर्फ देखना काफी नहीं, समझना जरूरी है कि वो क्या है। और तीसरा, वो जिसे 4 मिनट रूल कहते हैं मोटे तौर पर, अगर CPA 2 मील से कम और TCPA 12 मिनट से कम है तो एक्शन लीजिए, तुरंत। इंतजार मत कीजिए। बिल्कुल नहीं। चौथा, VHF कम्युनिकेशन। अगर जरा भी शक है तो कॉल करें, चैनल 16 इस्तेमाल करें। एक छोटा सा मैसेज शायद टक्कर टाल सकता था। सही बात। और पांचवा है ट्रेनिंग। ब्रिज टीम के लिए नियम 18 जैसे अहम नियमों पर रेगुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ड्रिल होनी चाहिए। जानना और दबाव में सही करना दो अलग बातें हैं। ये सारे सबक यही दिखाते हैं कि नियम अपनी जगह हैं, तकनीक अपनी जगह, लेकिन अंत में इंसान की सतर्कता, उसका सही फैसला ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। आखिर में कैप्टन श्याम बहादुर चौहान की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, ये घटना हमें याद दिलाती है कि नियम 18 सिर्फ किताबी नियम नहीं, ये समुद्र का संविधान है। बहुत खूब कहा। जहाज चलाने वाले हर हाथ में जिम्मेदारी है पर्यावरण की, जानों की और देश की। बिल्कुल। अगली बार हम नियम 19 पर बात करेंगे, यानी जब विजिबिलिटी कम हो तब जहाज कैसे चलाना है। जरूर। और हाँ, एक बात साफ कर दें कि ये चर्चा सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हाँ, ये जरूरी है। वास्तविक नेविगेशन में हमेशा IMO के आधिकारिक कॉल रेग्स, अपनी कंपनी की SMS पॉलिसी और जहाज के मैनुअल का ही पालन करें। जय हिंद। जय हिंद।